हेलो, गुड इवनिंग गाइस। क्या हाल है आप सभी के? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। भाई पिछले काफ़ी समय से हम आपके सामने नहीं आ पाए हैं क्योंकि हमारा कुछ काम भी था। हम कुछ काम से थोड़ा बाहर गए थे और बाहर जाने के साथ में हमारी 4-5 छुट्टियां भी हो गई। आपसे हम दूर रहे थोड़ा ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसके लिए हमें खेद है। लेकिन हम पुनः आपके सामने आ गए हैं लौट करके भाई आज। लेकिन हम आपको बता दें कि आज का जो हमारा चीज़ रहेगी वो है यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट है मैथ का। हम आज मैथ का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, आपको सॉल्यूशन कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आए हैं। और दूसरी बात, ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है फिजिक्स वाली, इसको हम कंटिन्यूस वे में इसको भी हम पूरा करेंगे। इसकी आप टेंशन ना लें कि सर जी ने फिजिक्स अधूरा छोड़ दिया है, ये चीज़ें हैं। हम इसको कंटिन्यूस चलाएंगे। हो सकता है कल से फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हम कर दें, लेकिन हमने अभी आकर के देखा है तो जाना है कि हमने जो फिजिक्स की श्रृंखला हम आपको दे रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने से यानी स्किप कर करके उस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन आप हमारी बात पर विश्वास रखिए, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो वीडियो में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नई नॉलेज आपको बिल्कुल मिलेगी। पुराना बच्चा काफ़ी टाइम से बेशक फिजिक्स को पढ़ता आ रहा हो, लेकिन उस व्यक्ति को, उस बच्चे को भी पुरानी नॉलेज उसमें नज़र आएगी। यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिखेंगे उसे जो वो पहली बार पढ़ रहा होगा उन क्वेश्चंस को। तो आशा करते हैं आप हमारी बातों पर ध्यान दे रहे होंगे कि हम आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है भाई, आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं यूपी पुलिस मैथ का प्रैक्टिस सेट। और उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जो मैं आपको सवाल यहाँ पर दूंगा वो मैं एक कैमरा के सामने उन क्वेश्चंस को रखूँगा। उन क्वेश्चंस आप एक काम करना कि उन क्वेश्चंस को उसी टाइम पर वीडियो को पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद में यानी रोक लेना उसी समय पर, जब मैं आपके सामने क्वेश्चंस को लाऊंगा। रोकने के बाद में फिर प्रयास करना कि आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हर क्वेश्चन का हम यहाँ पर सॉल्यूशन कराएंगे, चाहे वो क्वेश्चंस नॉर्मल हो या फिर कठिन हो। कठिन तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान से समझ लो। इजी सारे क्वेश्चंस हैं। थोड़ा एक आध क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का हो सकता है, लेकिन मेरे जानने में वो मॉडरेट है भी नहीं। आपके लिए हो सकता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेरे लिए यानी कि मेरे जानने में वो मॉडरेट नहीं है। सारी क्वेश्चंस इजी वे में हैं। तो आशा हम यही करेंगे कि जो हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आप कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आज का, वो मैथ का प्रैक्टिस सेट है। और आपको एग्ज़ाम में हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको सवाल देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रखने वाला हूँ। देखिए, प्रयास करेंगे हम थोड़ा आपको सही तरह से दिखाने का, और उसी टाइम पर आप वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद में आप क्वेश्चंस को भी देखेंगे। देखिए, हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 52, ये वाला। ये कहता है कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया है कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिख दिया गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, आप आशा करते हैं आपने वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और पूरा क्वेश्चन देख भी लिया होगा। चलिए, ठीक है भाई। क्वेश्चंस देखिए, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चंस वही है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल रहा होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पूरे सवाल को करने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आपने भी ये सवाल अभी तक कर लिया होगा। वीडियो पॉज करने के बाद आप इसका आंसर लेकर के आए होंगे। अब उस आंसर का सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं। अगर मैच नहीं खाता है तो हमसे सीखने का प्रयास करें कि हम उस सवाल को कैसे कर रहे हैं। ओके दोस्तों, चलिए। वो कह रहा है, सवाल कह रहा है हमसे 9 पूर्णांक का औसत 11 आता है। 9 पूर्णांक कितने हैं? 9 पूर्णांकों का औसत आता है 11 क्या आता है? औसत आता है। तो भैया मैं टोटल पूर्णांक ज्ञात कर लूँगा कि आखिरकार जब एक पूर्णांक में कितने औसत आते हैं? 11। यानी कि 9 पूर्णांकों का औसत आता है 11, तो टोटल पूर्णांक कितने हो जाएंगे? 11 99 कितने हो जाएंगे? 99 पूर्णांक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक जो पूर्णांक है 23 को 32 लिख दिया गया। एक अंक है जो 23 है, 23 को लिख दिया गया है 32। यानी कि 23 एक अंक है, उसको लिख दिया गया क्या? 32। तो यहाँ पर आप गौर करिए यहाँ पर कि 23 से 32 लिखा गया है, तो कितना अधिक लिखा गया है?
23 से 32 लिख दिया, मतलब 9 नंबर अधिक लिख दिया गए हैं, 9 अंक उसमें अधिक ऐड कर दिए गए हैं। भूलवंश कितने अधिक नंबर अधिक ऐड कर दिए गए हैं भैया? 9 नंबर क्या कर दिए गए हैं? अधिक ऐड कर दिए गए हैं। तो हम जितना नंबर अधिक हमने ऐड किया है उतना ही नंबर हम यहाँ से माइनस कर देंगे, उतना ही नंबर हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास अंक बचेगा कितना? 90। पूर्णांक हमारे पास कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो हमसे वो क्या पूछ रहा है कि उचित संशोधन करने के बाद नया औसत बता दीजिए भैया। भैया 9 नया औसत बताएंगे हम, क्या बताएंगे? नया औसत बताएंगे। तो 9 तो क्या थे? पूर्णांक थे। औसत बता दीजिए, यानी कि 90/9, यानी ये काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो उसका नया औसत क्या हो जाएगा? 10। नया औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। आशा करते हैं आप इस सिंपल क्वेश्चंस का आप आंसर ले आए होंगे। लेकिन अगर आप आंसर नहीं ला पाए हैं तो यहाँ पर आपके सामने सॉल्यूशन हमने रख दिया है कि 9 पूर्णांकों का औसत कितना है? 11 आता है। तो पूर्णांक टोटल कितने हो गए? 99 हो गए। अब वो कह रहा है कि भूलवश 23 को 32 लिख दिया गया। भूलवश 23 को कितना लिख दिया गया? 32 लिख दिया गया। तो कितना अधिक लिख दिया गया? 9 अधिक लिख दिया गया। कितना अधिक लिख दिया गया दोस्तों? 9 अधिक। जितना अधिक लिखा है उतना हम माइनस करेंगे, जितना अधिक लिखा है उतना माइनस करेंगे दोस्तों। माइनस किया, 90 आ गया। 90/9 यानी कि 10। कितना आ गया दोस्तों? 90/9 यानी कि 10 आ गया। अब हम प्रयास करेंगे कि आपके सामने दूसरा क्वेश्चंस भी रखें और उस क्वेश्चंस का भी आप वीडियो पॉज करेंगे और वीडियो पॉज करने के बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए 53वां क्वेश्चन आपके सामने आएगा। उसमें कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है। बच्चे की आयु कितनी है? बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। आशा करते हैं आपने वीडियो पॉज कर ली होगी और वीडियो पॉज करने के बाद में सभी लोगों ने क्वेश्चन इसका आंसर निकाल भी लिया होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं भैया। और हमारी सोच को आप व्यर्थ ना जाने दें, सही ही कल्पना करेंगे कि आपने कर लिया है, हम ऐसा सोच रहे हैं। अगर नहीं किया है तो उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर, एक एक क्वेश्चंस का आपके सामने सॉल्यूशन रखेंगे दोस्तों। चलिए, क्या कहता है कि 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। कितने वर्ष पूर्व की? तो पहले तो यही ज्ञात कर लेंगे, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्य, ठीक है, हमने ऊपर लिख लिया 2 वर्ष पूर्व। 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु, 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 18 वर्ष थी। मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 8 8 64। 64 का कितना आ जाएगा? 4 बचा 6, 8 1 8, 8 और 6 14, यानी मल्टीप्लाई करके आ गया 144। ये जो आया है वो 2 वर्ष पहले की आयु आई है, 2 वर्ष पहले की आयु आई है। अब हम 2 वर्ष बाद की निकालेंगे तो 8 लोगों की 2 वर्ष बाद, यानी कि एक व्यक्ति की 2 वर्ष, तो 8 व्यक्ति की 2 वर्ष में कितनी? 8 व्यक्तियों की 2 वर्ष में कितनी? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि टोटल वर्तमान में जब हम बढ़ेंगे 2 वर्ष बाद आएंगे तो हमें 144 में 16 जोड़ने पड़ेंगे। भैया वर्तमान में जब मैं पूर्व से वर्तमान में आऊँगा तो मुझे कहीं ना कहीं 16 उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब मैं आकर के वर्तमान में आ जाऊँगा। तो मैंने इसमें 16 जोड़ दिया और वर्तमान में मैं आ गया, कितना मिल गया मुझे? 160 मिल गया। अब कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद, भैया पहले जो इनका परिवार था वो 8 सदस्यों का था। अब बच्चे का जन्म हो गया, अब बच्चे का क्या हो गया? जन्म हो गया। तो परिवार के सदस्यों की कितने हो गए? परिवार के सदस्य 9, क्योंकि बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा भी उसमें आ गया। तो पहले 8 थे, बच्चे के आने के बाद वो 9 हो गए। ठीक है, औसत कितना रहता है? उतना ही रहता है, यानी 18 ही रहता है। तो 8 ने 72 का 2 हासिल का 7 और 9 1 9, 9 और 7 16। तो बच्चे के आने के बाद पहले देखो, बच्चे के आने से पहले थी 160, बच्चे के आने के बाद में है 162। तो बच्चे की उम्र कितनी है? 2 वर्ष। बच्चे की उम्र कितनी है? 2 वर्ष उम्र है बच्चे की। क्लियर है दोस्तों? आंसर कहानी ख़त्म। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। आशा करते हैं ये भी आपके सवाल समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इस भी सवाल को आप पीछे की तरह ही आप करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, फिर सवाल को समझ यानी करने का प्रयास करेंगे। ये वाला सवाल है कि एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है
और उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है, यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। क्लियर दोस्तों, आपने ये वीडियो पॉज करके देख रहे होंगे, सवाल निकालने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए हम कराने का प्रयास करते हैं इस सवाल को। चलिए टेंशन ना लें, फिजिक्स की श्रृंखला को हम पूरा कराएंगे, फिर हम बोल रहे हैं आपसे। लेकिन हमने ये बोल दिया कि देखिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो हमें भी पढ़ाने में एंजॉय लगेगा कि हमारे से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और कुछ समय बाद हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे, तो लाइव पढ़ाने का मतलब ये है कि जितने जो लोग ज़्यादा आएंगे तो उतना ही उत्साह हमें नज़र आएगा, जितना उत्साह होगा उतने अच्छे से हम आपको पढ़ा सकेंगे। दोस्तों ये कहता है एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है, कितने रुपये में खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है, 225 रुपये में वो रुपये में कलाई घड़ी खरीद रहा है, 225 रुपये में। उसकी मरम्मत पर खर्च करता है 15 रुपये। उसकी मरम्मत पर खर्च कितने करता है। अब मान के चलिए, आप कल्पना करिए कि आपने कोई घड़ी ली, आपने कोई किसी अपने मित्र से कोई घड़ी ले ली पुरानी। अब मित्र ने बोला कि भाई साहब इसमें थोड़ा टाँका वाँका लगेगा, और टाँका लगने में इसमें 15 रुपये का या 20 रुपये का खर्च आएगा। तो आप क्या बोलोगे कि 225 रुपये में तो मैंने घड़ी ले ली, 15 रुपये का मैंने इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया, तो टोटल घड़ी मुझे कितने रुपए की पड़ गई। भैया खर्चा भी तो तुमने इसमें कर दिया, भैया खर्च भी तो तुमने इसमें कर दिया, कितने रुपए, 15 रुपये। कितने रुपये कर दिए, 15 रुपये। तो टोटल घड़ी आपको कितने रुपये में पड़ी, 240 रुपये में पड़ गई। कितने रुपये में पड़ गई, 240 रुपये में पड़ गई। अब वो कह रहा है तुमसे कि यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता। भैया 240 रुपये में उसने ली है, यानी खरीदी है, ये खरीद रहा है, ये खरीदा है, खरीदा, और 300 रुपये में सवाल कह रहा है, 300 रुपये में क्या करा, बेचा। 300 रुपये में सवाल कह रहा है कि बेचा। तो कितने रुपये अधिक में बेचा भैया, 60 रुपये अधिक में बेचा। कितने से, 300 से, है जी, बट्टे 100, 0 से 0, 0 से 0 और 20%। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 240 बट्टे 300 गुणा में ये कर दिया, 3 8 24 यानी 80% और 100 माइनस के 80% बराबर 20%। ठीक है दोस्तों, आएगा आंसर सेम ही, ये वाला चीज़ ज़्यादा बेटर है, आप लोग कर सकते हैं। और दूसरा सवाल भी हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या कहता है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ओके, वीडियो पॉज करके आप सवाल करने का प्रयास करें दोस्तों, पूरा सवाल करेंगे। आशा यही करते हैं कि पूरा सवाल आप करेंगे, आंसर सही से आप लोगों के आ रहे होंगे और जो बातें हम आपको समझा रहे हैं वो समझ में आ रही होंगी। आज भी देखिए हमारे पास थोड़ा कम समय है, कम समय होने के नाते हम आपको थोड़ा सा कम ही पढ़ाएंगे, लेकिन आने वाली जो वीडियो होंगे 1-2 दिन बाद की, जो कल शायद हो सकता है, कल से हम आपको पूरा टाइम देंगे, टेंशन वाली बात चिंता ना करें आप लोग। एक सेकेंड, चलिए भाई। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। भैया हमने माना कि कोई मूल्य है, अपने आप में मूल्य 100% होता है, कितना होता है, 100% होता है। वो कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, मैंने इस पर 10% की छूट दे दी तो बचा 90। कितना बचा, 90 बचा। अब वो कह रहा है अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। कितने पर, लागत यानी क्रय मूल्य पर कितने का लाभ हो रहा है भैया, 17% का लाभ हो रहा है। 17% का क्या हो रहा है, लाभ, यानी 117 हो गया। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ कैसे बताइए। अंकित मूल्य पर बेचता है, मान के चलिए मेरे दोस्त 90 रुपये, कितने रुपये में बेच रहा है, 170 गुणा में 100, 0 से 0, 9
एक 9 बचा 2, 9 तिया 27 मल्टीप्लाई 10 का यानी कि 130। 100 रुपये से 130 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है दोस्तों, कितना बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्लियर, 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे हम। आशा करते हैं आप उसका भी आंसर सही तरह से लाएंगे। देखिए ये वाला सवाल है, यदि कमीज़ की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 आती है तो इसकी मूल लागत रुपए में कितनी थी। चलिए भैया निकालने का प्रयास करें। ये ना समझें कि सर जल्दी जल्दी कराएं, भैया जल्दी आप वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करने के बाद में सवाल को निकालें, ठीक है, तभी आप आगे देखें और अपनी तरफ से सवाल निकालने का पूरा प्रयास करें, तभी आपको ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हमें कोई सवाल नहीं निकालने में आता है तो हमारा दिमाग दोगुनी तेज़ी से उसे सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि वो सवाल हम पर नहीं निकला होता है, इसलिए दिमाग थोड़ा तेज़ काम करता है कि कौन सी जगह पर हम कमी कर रहे हैं जो कि सवाल हमारा नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो आप एक बार निकालने का प्रयास पहले कर लिया करेंगे हम पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम आशा यही करते हैं कि आप पर पूरा सवाल हो रहा होगा। यदि कमीज़ की लागत 20% की छूट देने के बाद, भैया अपने आप में 100 होता है सारी चीज़ें, 20% की छूट दे दिया यानी कि 80 हो गया। 80 मेरी तरफ से यानी 20% छूट दे देंगे, 80 आ रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है 80 में, लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि 64 आती है। कितने रुपए छूट देने के बाद कितनी आती है, 64 आती है। तो एक मानव कि 64/80 और मुझे निकालना किस पे है, 100 पर निकालना है। तो 100 पर यानी कि 100, 0 से 0 काट दिया, 8 8 64, 8 गुणा 10 बराबर 80। ये आंसर है। ये आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं हम, प्रैक्टिस में थोड़ा जल्दी ही चलेंगे, लेकिन मैथ जब हम पढ़ाते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज भी देते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें। तो जो बच्चा जानता है इन चीज़ों को तो वो पहले ज़रूर करे भाई। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं और हमारे कोचिंग के जो बच्चे हैं वो तो जानते ही जानते हैं। वो सारे इन सवालों को शायद सारे बच्चे हमारे जो जितने भी हैं इन सवालों को आसानी से कर देंगे। एक और सवाल है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। भैया करने का प्रयास करें फटाफट से, आप जल्दी से करने का प्रयास करिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है आप सभी को। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य, अभाज्य मतलब जिनमें भाग ना जाए किसी का भी, यानी स्वयं के सिवा किसी का भाग ना जाए। यानी कि अभाज्य संख्या वे संख्या जिनमें स्वयं के सिवा किसी का भाग ना जाए। जैसे 2 प्लस, जैसे अब मैंने लिख दिया, मान के चल लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया भैया, एक सेकंड अभी थोड़ा कैमरा, जैसे कि भाई जैसे हमने लिखा 2 + 3 + 5। क्या 3 में कोई अदर संख्या ऐसी है जो कोई भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। 3 को 3 ही काट सकता है, 5 को 5 ही काट सकता है, 7 को 7 ही काट सकता है। ठीक है भैया, 7 के बाद 11, 11 को 11 ही काट सकता है। उसके बाद 13 को 13 ही काट सकता है, 17 को 17 ही काट सकता है, 19 को 19 ही काट सकता है, 23 को 23 ही काट सकता है, 29 को 29 ही काट सकता है। गिन लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। औसत निकालने के लिए मतलब सभी संख्याओं का योग बट्टे उतनी ही संख्या जितनी की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्या हमने कहाँ रख दी, नीचे रख दी। सबको जोड़ लीजिए, 3 2 और 3 5, 5 दूनी 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37, 40 40 और 49, 49 का 9 हासिल का 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 9 10 11 12
12/10 कितना भैया आ जाएगा 12.9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 12.9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आपके सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए दूसरा प्रयास, दूसरा सवाल आपके सामने रख रहे हैं हम। दूसरा सवाल आपके सामने रख रहे हैं। दूसरा सवाल भी आप कर देंगे ऐसी उम्मीद है हमें। यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है दोस्तों, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। चलिए करने का प्रयास करते हैं इसके हुए। सवाल सीधा सीधा हमसे कह रहा है कि a बराबर b का मतलब गुणा 2/3 और b बराबर c गुणा 4/5। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर यानी कि 3a बराबर 2b कोमा 5b बराबर 4c, यानी a का मान कितना 2 और b का मान कितना 3। a का मान कितना 2 और b का मान कितना 3। अब यहाँ पर b का मान कितना 4 और c का मान कितना 5। मुझसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c बता दीजिए। तो भैया a के नीचे a रखिए यानी कि 2, b के नीचे 3 रखिए और उसके बाद में हमें b के 2 नज़र आ रहे हैं तो पहला b रख दिए 3, दूसरा नज़र आ रहा है तो उस दूसरे वाले को रखेंगे नीचे अनुपात उस नीचे वाले के आगे कितना रख दिया 5। अब हमारे सामने 2 जगह खाली हैं, एक ये वाली जगह खाली है और एक ये वाली जगह खाली है। तो इसके सामने वही अंक भरा जाएगा जो इसके सामने है यानी कि 3। इसके सामने कौन सा अंक है यानी कि 4, क्योंकि इसके सामने 4 आ रहे हैं। सबका मल्टीप्लाई कर लो 8, 12 और 15। 8, 12, 15 ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल करने का प्रयास करिए फटाफट से। नेक्स्ट सवाल करने का प्रयास करें। देखिए 60वां सवाल है। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी। वीडियो पॉज करके आप सवाल को करें। चलिए कह रहा एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला क्या है कामगार है। प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है भैया, 9 में से 1 महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या बता दो। अरे भैया बड़ा ही सिंपल है, 125 गुणा 9 बस 45 का 5 हासिल का कितना 4 और 9 दूनी 18, 18 और 4 22 का 2 हासिल का 2 और 9 1 9, 9 2 11, 1125 इसका क्या हो जाएगा आंसर। बस ख़त्म कहानी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने रखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रखते हैं 61। 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताएं। उधार दी गई कुल राशि बताएं भाई। चलिए इसको भी निकालने का प्रयास कर दीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, हमें पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये इसका फॉर्म मतलब P मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टी 100, ये इसका क्या होता है पूरा फॉर्मूला होता है। अब वो मुझसे कह रहा है कि 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर 2 बराबर धनराशि मतलब 2 ब्याज दे रखा है मुझे, है ना, और टोटल साधारण यानी कि 2 ब्याज दे रखे हैं। 2 ब्याज का मतलब भैया 2 ब्याज का मतलब भैया 2 फॉर्मूले रख दीजिए बट्टे में 100। साधारण ब्याज कितना दिया है जोड़ जाड़ के 960 बराबर P इंटू आर इंटू
आर दर कितना दिया है पहला 7, दर दिया है पहला 7 और वर्ष दिया है 4/100 प्लस दूसरा देखेंगे, दूसरा दिया है P इंटू 5 गुणा समय 4/100। 4 से काट दीजिए कितनी बार, 25 बार, और ये 5 बार, ये 25 बार, तो सीधा सीधा बचेगा कि 960 बराबर P/25 प्लस P/5। अब यहाँ से आप मुझे P का मान बताएंगे, आप कमेंट करके आप लोग मुझे P का मान बताएंगे, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग मेरा वीडियो पूरा देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। कौन कौन बच्चा ऐसा है जो मेरा वीडियो पूरा देख रहा है और कौन कौन बच्चा ऐसा है जो मेरा पूरा वीडियो नहीं देख रहा है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपने जब मुझे P का मान बता दिया है तो मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है या नहीं देखा है। आगे की श्रृंखला को हम कल पूरा करेंगे दोस्तों। आज मैं आपके लिए इतने ही क्वेश्चन ला पाया, वो दुर्भाग्यवश पूर्ण है भाई, लेकिन कल से हम आपको पूरा टाइम देंगे, थोड़ा जल्दी भी है हमें। चलिए दोस्तों, ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। चल, गुड नाइट।